तो जोश से बोले। वो वाला जोश कहाँ गया जो आप लोगों का डे वन में था? ठंडा होना शुरू हो गया ना आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग तो अभी यंग हैं, अभी से जोश ठंडा करके बैठ गए हैं। जी, ये चल तो रहा नहीं, तो लगाने का फायदा है। या तो इसको ऑन कर दो। पांच, यकीन मानिए आप भी पांच ही बैठे हुए पीछे, तो आगे आ जाए, करीब आ जाए, सेंटर में आ जाए। मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया फिर से। सर बेचारा एक स्टैंडर्ड है, छोटा सा एक्सटेंडेड है, 505, और वो आपसे बहुत ही मखसूस बात करके चला जाता है। क्या कहता है? शुरू करता है और कहता है कि भाई साहब, आइडियल टाइम जो कंफर्मेशन लेने का है वो क्या है? ईयर एंड है या इंटरिम है? आइडियल ईयर एंड है, मगर मजबूरी ऐसी होती है कि अगर हम ईयर एंड पे काम करना शुरू करें तो रिप्लाईज आने में टाइम ले लेते हैं। तो फिर हम किस टाइम पे ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं? इंटरिम पे शुरू करते हैं। इंटरिम में शुरू कर दी तो अब क्लाइंट से कहते हैं कि प्यारे क्लाइंट, हमें अपने लेटर हेड पे लिख के दो। और क्या लिखोगे? जो हम बोलेंगे, मगर लिखेगा कौन? क्लाइंट। और उनसे लिखवा के हम वो खत भेज देते हैं किसको? क्लाइंट के कस्टमर्स को। वो जो अल्फाज होते हैं हमारे दिए हुए होते हैं, और अल्फाज वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के हम कौन सी कंफर्मेशन ले रहे हैं। या हमारी कंफर्मेशन पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। अब क्लाइंट अगर अच्छा हो तो अलाउ कर देता है खत भेजना, और अगर अच्छा ना हो तो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो रोक देगा। अगर रोक रहा है और जस्टिफाइबल रीजंस है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर जस्टिफाइबल रीजंस नहीं है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए हम 705 में जाएंगे और जाके किस को पकड़ लेंगे? स्कोप लिमिटेशन को। और फिर देखेंगे कि ये फैक्ट मटेरियल है या परवेसिव है, और उसके मुताबिक हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर क्लाइंट मान जाए तो फिर दो तरह का खत होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव आगे दो तरह का होता है। एक ऐसा पॉजिटिव जिसमें हम बैलेंस लिख के भेज देते हैं और क्लाइंट से कहते हैं कि कंफर्म करो कि क्या इतना ही पैसा, और दूसरा ब्लैंक भेज देते हैं। अच्छा, जहां पे मैं क्लाइंट को लिख के दे रहा हूं वहां पे एक रिस्क है। क्या रिस्क? ये है कि चूंकि मैं डाटा दे रहा हूं तो शायद वो इसको वेरीफाई। क्या ये डेट श्योरिटी है कि उसको कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा? नहीं, यही तो रिस्क होता है। जो मतलब ऐसा इवेंट, ऐसा खराब इवेंट जो कि फ्यूचर में अकर हो सकता है, दैट इज द रिस्क। दूसरे केस में क्या मसला है? दूसरे केस में क्या प्रॉब्लम है कि हम जब ब्लैंक भेजते हैं तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ज्यादा काम करो और हमें फिगर्स निकाल के दो। उसमें क्या डाउट है? जवाब ही नहीं आएगा। और अगर पॉजिटिव का जवाब ना आए तो मुझे खुश होना चाहिए? नहीं, मुझे दुखी होना चाहिए। वाई? क्योंकि पॉजिटिव में हम चाहते हैं कि जवाब आए, वी वॉन्ट के हमें रिप्लाई आए। और अगर जवाब नहीं आता देन आई वुड बी मूविंग टूवर्ड्स
ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। ये है वन साइड ऑफ स्टोरी। व्हाट इज द सेकंड साइड ऑफ स्टोरी? नेगेटिव कंफर्मेशन। उसको भेजने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी है। वो शर्तें कौन सी हैं? 4 शर्तें हैं और चारों पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त कौन सी है? रिस्क कम हो, कंट्रोल्स टेस्ट किए हुए हो, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू, ज्यादा के कम, कम कस्टमर्स, कम के ज्यादा, ज्यादा। तो ये चीज, एक्सेप्शन रेट लो, और चौथी शर्त, ऑडिटर अवेयर नहीं है कि वहां से जवाब नहीं आएगा, उसको कुछ पता नहीं। अच्छा, एक्सेप्शन रेट क्या होती है? एक्सेप्शन रेट क्या है? जवाब के आने की उम्मीद कम है कि ज्यादा है, वो तो बात की बात है ना। एक्सेप्शन रेट क्या है? मैं हाई लो नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं व्हाट इज एक्सेप्शन रेट। जवाब आना, जवाब आना, क्योंकि यहां पे हम चाह क्या रहे हैं? जवाब ना आए, तो जवाब आना इज एक्सेप्शन रेट। अब ये एक्सेप्शन रेट कम रखना है कि ज्यादा रखना है? नेगेटिव में कम रखना है कि ज्यादा रखना है? कम रखना है। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। और चौथा, कि ऑडिटर अवेयर नहीं है कि वहां से जवाब नहीं आए। ठीक है, खत चले गए। जब खत चले गए तो जवाब भी आएंगे। एक केस ये होता है कि जवाब आता है और वो मैच कर जाता है, तो ऐसे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत, सिर्फ एक काम करना है, फाइल में लगा लगू देना। दूसरा केस, जवाब आया है मगर डिफरेंस के साथ, तो यहां पे ऑडिटर एकदम से ओवर एम्बिशियस नहीं हो जाएगा। स्टेप 1 वो ये देखेगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अच्छा, क्यों आ रहा है? इसके पीछे भी 2 बातें हैं, या ये एरर होगा या ये फ्रॉड होगा। फ्रॉड होगा। एरर कैसे हो सकता है? टाइपिंग एरर, कास्टिंग एरर, या टाइमिंग डिफरेंस। और इसको मैं फ्रॉड की सेंस में कब लेके जाऊंगा? जब एंटिटी ने जान के ही उसमें मिसस्टेटमेंट्स की। कस्टमर को ओवर वैल्यू भी कर सकते हैं और अंडर वैल्यू भी कर सकते हैं। तो अगर एरर्स हैं, इमटेरियल से बातें हैं, तो वो उनसे ठीक करवा लेनी। और अगर ठीक नहीं करते तो फिर हम अगेन 705 में चले जाएंगे बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट। फिर देखेंगे कि ये मटेरियल है, इमटेरियल है, या ये परवेसिव है। वो अगली कहानी 705 वाली है। तीसरा सिनेरियो, जवाब आ गया, टैली भी कर रहा है, मगर मुझे उस जवाब पे डाउट, शक। तो अगर शक है तो मुझे अपना शक खत्म करना है। कैसे करूंगा खत्म? कैसे करूंगा खत्म? मैं कुछ ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना पसंद करूंगा। और चौथा केस, जवाब आया ही नहीं। जब जवाब नहीं आया, अगेन अब मुझे वेरीफाई तो करना है, तो मैं उनको फॉलोअप की तरफ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ऑल्टरनेट से फिर एविडेंस हासिल कर लूँ। और एंड पे इन सब बातों को इकट्ठा करके मुझे इसकी समरी बनानी है और उसको अपने वर्किंग पेपर्स में ऐड कर लेना। तो ये है क्यूट सा 505। अब इसके सवाल भी ऐसे ही आते हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि वो आपसे टेबल टेस्ट करता है, वही टेबल जो स्टैंडर्ड के लास्ट में दिया। जरा खोलें वो टेबल, जरा वो टेबल खोलिएगा जो उसने स्टैंडर्ड के लास्ट में टेबल दिया हुआ। मिल गया? यही वाला कि जवाब आया है और एग्री है, आया और एग्री नहीं है। मिल गया टेबल? ये टेबल आपको हिफ्ज होना चाहिए। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस टेबल से निकलते हैं।
तो जब भी आप इसको याद कर रहे हो, कुछ और याद करें या ना करें, ये टेबल लाजमी याद कर लीजिएगा। फिर एक और कैटेगरी, इसी टेबल की पिछली साइड पे नेगेटिव कन्फर्मेशन वाली जो बातें हैं, दो चार बातें हैं, वो भी अक्सर औकात टेस्ट कर लेता है, लॉजिक के साथ भी और क्रैमिंग के साथ भी। तो वहां से लॉजिक भी टेस्ट कर लेता है और क्रैमिंग भी टेस्ट कर लेता है। और इसके अलावा इसी स्टैंडर्ड में कुछ बातें सैम्पलिंग से रिलेट भी करती हैं कि आपने कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको लाजमी खत भेजना है। वो कौन से चार थे? जिनसे बैलेंसेस ओवर ड्यू हैं, नील है, राउंडेड फिगर है, या आपको जो मटेरियल लग रहा है आप उसको लाजमी भेजते हैं। तो ये भी चीजें वो टेस्ट कर लेता। फिर इसी स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक लेटर का फॉर्मेट भी मिलेगा, वहां से भी एक आधी दफा सवाल उसने बनाया है। तो ये स्टैंडर्ड दिखने में छोटा है, मगर इसकी हर चीज टेस्ट की जा सकती है सेपरेटली। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है, पॉजिटिव के अपने रिस्क क्या क्या हैं, पॉजिटिव कैसे भेजेंगे, किन को पॉजिटिव भेजना है, किन को नहीं भेजना, सैम्पलिंग कैसे कैसे करनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं। एक सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। ये अटेम्प्ट है ऑटम 2023। अच्छा, आपने ना वो टेबल अपने सामने खोल के रखना, अगर वो टेबल खुला होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। खोल लिया? ए बी, ए बी। सर 12,336,990 हमारे मुताबिक बैलेंस है, और उनके मुताबिक बैलेंस क्या है? 10,556,990, और कोई कमेंट नहीं। क्या डिफरेंस आ रहा है? बताइए जरा कितना आ रहा है। 10,55 में से 12,33 माइनस कर दें बस। 1,78 और आगे 4 जीरो लगा दें। 1780,000 का डिफरेंस है। डिफरेंस आ गया। अब क्या करूं? ओके की रिपोर्ट दे दूं? डाउट क्रिएट करूं? नहीं, यहां पे मुझे मैनेजमेंट से पूछना है कि भाई साहब ये फर्क आ रहा है, मगर क्यों आ रहा है? तो टेबल का कौन सा पैराग्राफ यूजफुल है? आपने जितनी भी बात लिखनी है अब आपने उसी पैरा से निकाल के लिखनी है। तो डबल ए बी क्लियर हो गया, डबल ए बी ऑल डन। अच्छा, आगे क्या है? बी बी सी। सर बैलेंस है हमारे पास 50,997,000, वहां से कोई कंफर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जवाब ही नहीं आया। सर जवाब नहीं आया, नेगेटिव है छोड़ देता हूं, नहीं पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना है? तो टेबल के नीचे देखें, कुछ लाइनें आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी, वहां पे लिख लें बीबीसी। बीबीसी वाली बातें यहां पे फिट कर देंगे। मैं जस्ट आपको टेबल यूज करना सिखा रहा हूं अभी। अगला बैलेंस क्या है? सीसीडी। क्या ये टैली हो रहा है? तो अच्छी बात है। नहीं, रिसीव्ड थ्रू। इसका मतलब है कि जिस मोड में मैंने डिमांड किया था उस मोड में तो नहीं आया। तो क्या आया ही नहीं है? आ गया है। डाउट, रिलायबिलिटी का मसला आ सकता।
वो जो डाउट वाली बात है वो इधर फिट हो जाएगी। और अगर आप देखें तो नीचे वाला बैलेंस भी आया नहीं है, मगर कंफर्म किसके ऊपर कर रहा है? फोन पे। तो डाउट यहां पे भी है, मगर दोनों डाउट्स में एक फर्क है, ये ओवर फोन है, वर्बल एविडेंस वैसे ही सेफ एविडेंस नहीं होता। तो ये बात आपने एक्स्ट्रा डालनी है कि जो भी एविडेंस वर्बल फॉर्म में होगा हम उस पर यकीन कम से कम करेंगे। कितने नंबर का सवाल है भाई? 11 नंबर। सिर्फ वो टेबल। और कब आया हुआ है? दूर दूर का सवाल नहीं है, ऑटम 2023 का सवाल। चले ऐसा ही एक और सवाल करता है। ये कब आया? स्प्रिंग 19। ए बी 5 लाख बमुकाबला 5 लाख और खत की फॉर्म में, और कस्टमर से ही आया है, तो क्या करूं? बैलेंस एग्री हो रहा है, एक काम और करना है, फाइल में लगा। तो ये उसी टेबल का पहला हिस्सा डन। तो यहां पे मजीद ऑडिट काम करने की जरूरत नहीं। सेकंड इज सीडी। 8 लाख हमारे पास था, 7 लाख उनके पास था, तो फर्क कितने का? जरा कमेंट्स पढ़ें। टाइमिंग, तो टेबल में कौन सी जगह पे जाऊं? सेकंड में आ जाऊं। और ये ऐसा मसला है जो कि इजीली ठीक किया जा सकता है। तीसरे पे आ जाए। तीसरा क्या है? ऊपर गुड्स इन ट्रांजिट है ना, या कैश है? गुड्स है। नीचे 6 लाख और 2.5 लाख, मगर इसमें कमेंट्स थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो रहा है, सेल रिटर्न हो रही है क्वालिटी को लेके। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? हमारे साल में हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैनेजमेंट से इसको रिकॉर्ड आप करवाएंगे। चौथे में क्या हो रहा? 4 लाख और कोई जवाब, तो छोड़ दूं, फॉलो अप पे चले जाए। 5 नंबर मुनासिब, ले लेंगे 5 नंबर। सिर्फ आपने टेबल को यूज करना। चलो टेबल यूज करना आ गया। अब अगर वो यूज करना आपको आ गया है, तो हम आते हैं एक ऐसे सवाल पे जहां पे उसने लेटर का फॉर्मेट दे दिया और कहा कि इसमें से गलतियां निकालो। क्या निकालो? गलतियां निकालो। अब कितने बच्चों को वो फॉर्मेट अभी बैठे हुए आता है? 1, 2, आप में से किसी को 3। 3 फॉर्मेट, फॉर्मेट खत का फॉर्मेट। 3 के अलावा 4। और सवाल ये है कि आता है कि नहीं आता? हाँ 4 हो गए। 4 बच्चों को आता है, 5 बच्चों को आता है, और बाकियों को नहीं आता। चले कोई बात नहीं, आप एक काम करें, किताब खोलें और इसको उसके साथ मैच करें, देखें कितनी गलतियां आप लोग निकाल पाते हैं। जिनको आता है वो विदाउट किताब खोले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कहां गया? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं है।
आपकी किताब में जाए जरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, किताब खोलें अपने, उसमें एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। मिल गया? मैं सामने स्क्रीन पे भी खोल देता हूं। ये सवाल है टेट्रा मिल्क वाला, मिला कि नहीं मिला? ये सवाल है, आपने गलतियां निकालनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट कमिंग्स। जी, इसको कीजिएगा, सोचें, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। शुरू करते हैं। कहते हैं जी टेट्रा मिल्क लिमिटेड, क्लाइंट का नाम आपके पास भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा है, आगे आपके पास कस्टमर का नेम भी आ रहा होगा और एड्रेस भी आ रहा होगा। आपसे मुराद है कि जो आपके पास कागज़ है उसमें डेट भी आ रही होगी। डियर मिस्टर सलमान शाह, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर, उनका नाम, वी आस्क दैट यू काइंडली कन्फर्म। इतनी लाइन में कोई प्रॉब्लम मिली आपको? नहीं। योर इनडेप्टेडनेस टू अस, टू पहली गलती, which according to our record amounted to rupees 45.6 million as shown by the enclosed। और कोई गलती है इसमें? ये नहीं बताया कि ये किस डेट का बैलेंस है। दो ओके। इफ द अबव अमाउंट इज इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड, प्लीज साइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ये साइन करने की स्पेस दी हुई, कोई मसला? इफ द अबव अमाउंट इज नॉट इन एग्रीमेंट, नोटिफाई करें अबाउट द रिकॉर्ड्स। किसको नोटिफाई करें? और एक बात लिखना भूल गए कि अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको बताएं, जस्टिफाई करेंगे डिफरेंस क्यों है, उसकी रिकंसिलिएशन बना के दें। आ रहा हूँ, वो जेनेरिक में देख लेते हैं ना, पहले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। आ गई और फेथफुली, नीचे साइन आ गए, ठीक है। अब दो चीजें इसमें मजीद आनी चाहिए थी। एक जो भी भाई ने बात की, इट शुड बी रिटर्न्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर, और एक और भी गलती है यहाँ पे, इनवेलप, साइंड और सॉरी स्टैम्प्ड, इनवेलप्ड, वो वाली बात यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो 6 गलतियां पूरी हो गई, 6 नंबर का सवाल था। तो इससे हमने ये सीखा है कि सवाल इस तरह के भी आए क्या पूछ लेता है, तो जहाँ जहाँ पे लेटर के या रिपोर्ट के कंटेंट्स है, कम से कम 2-3 दफ़ा देखे ज़रूर हो। जी नहीं नहीं, वही पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब आपने किसको देना है? ऑडिटर को देना। कहाँ पे? कंफर्म देम, हाँ फिर ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा 501 पे। 501 पे, 501 पे, 501 क्या है? इन्वेंट्री काउंटिंग। अच्छा, इन्वेंट्री काउंटिंग का भी एक टिपिकल सवाल होता है। क्या? वो आपको एक प्रोसेस देगा और कहेगा कि इसमें से गलतियां निकालो। बहुत ही टिपिकल सवाल होता है। प्रोसेस देके क्या कहेगा? गलतियां आइडेंटिफाई कर। स्प्रिंग 10 का सवाल निकालिएगा।
Shehzad Limited. Your firm is the auditor of Shehzad Limited, a listed company which is wholesaler of a consumable अच्छा मुझे लगा शायद मेरे पास ये दो नजर आ रहे हैं मुझे। अ फुल इन्वेंट्री काउंट हुई है। अच्छा, इन्वेंट्री काउंट कब हुई है? 1 जनवरी को। तो इसका मतलब है कि इनका ईयर एंड होना चाहिए 31 दिसंबर, अंडर द सुपरविजन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोलर। क्या आपके नजदीक ये कोई वीकनेस है? सुपरवाइज कौन करे? ऑडिटर की मौजूदगी में होनी चाहिए। और उस दिन कोई इन्वेंट्री की मूवमेंट नहीं हुई तो ठीक है, हम वैसे भी उस दिन होने वाली मूवमेंट को रोक नहीं सकते। 4 काउंटिंग टीम्स वर फॉर्म्ड, 4 टीमें बना दी गई, हर टीम में 2 बंदे, और उनको कह दिया कि खुद ही से फ्लोर एरिया को बांटते जाओ। प्रॉपर प्लान नहीं है, ड्यूटीज को असाइन नहीं किया गया, सेग्रीगेशन नहीं है, ड्यूटीज को असाइन नहीं किया गया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इनको ट्रेन नहीं किया गया। अच्छा, ईच टीम वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द कंट्रोलर टू रिमेंबर विच इन्वेंट्री हैड बीन। उसने कहा बस जहन में बिठा देना जो जो तुम इन्वेंट्री काउंट करते जाओ, मार्क कर दे, लिख ले, उस पर कोई निशानी लगा दे। अदरवाइज क्या हो, डबल काउंटिंग हो सकती है या काउंट होने से रह सकता है। प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर प्रोवाइडेड टू स्टाफ। प्री नंबर्ड, जिस पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो प्रोवाइड की गई, तो अच्छी बात है। क्यों? प्री नंबर्ड क्या है? हाँ, शीट के ऊपर नंबर लगा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई वीकनेस नहीं है। मसला कब होता? जब काउंटेड ना होती। उसमें मसला ये है कि या तो वो शीट मिस हो सकती है, या गुम सकती है, या डबल काउंटिंग में जा सकती है। अच्छा आगे, द काउंट शीट्स शोड द इन्वेंट्री बैलेंसेस टू फैसिलिटेट रिकंसिलिएशन। उसने कहा हम आपको लिख के दे देते हैं ताकि आप रिकंसिलिएशन करते हुए सुकून में रहें। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब आपने बता दिया कि इतना बैलेंस है तो वो कभी भी चेक करने के मूड में नहीं आएगा। ओल्ड, स्लो मूविंग और ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंट्रीज वर हाईलाइटेड ऑन द काउंट शीट्स एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अच्छी बात है, आपने उनको अलग कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि इन पे बाद में काम किया जा सके। मगर क्या ऑलरेडी सोल्ड वाले को इन्वेंट्री में ऐड होना चाहिए था? नहीं, तो यहां पे गड़बड़। अगर ऐड किया हुआ तो उसको निकालना चाहिए। आइटम्स नॉट लोकेटेड ऑन द प्री नंबर्ड इन्वेंट्री शीट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सेपरेट शीट्स विच वर नंबर्ड बाय द स्टाफ। यहां पे नंबरिंग कौन कर रहा है? स्टाफ खुद कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। इसको भी क्या होना चाहिए था? प्री नंबर्ड। At the end, all inventory against the advances from customer had been received were removed from the physical inventory on the instructions of inventory controller. एडवांस आ गया हुआ, कस्टमर से एडवांस जब आता है तो इन्वेंट्री क्या पास करता है? एडवांस डेबिट, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्रेडिट, या अनअर्न्ड लायबिलिटी या इनकम क्रेडिट। और जब ये सामान चला जाता है तो फिर हम वो जो डेफर्ड लायबिलिटी होती है उसको नेट ऑफ करते हैं। यहां पे सिर्फ एडवांस आया हुआ, तो अभी उस इन्वेंट्री पे राइट किसका है? अभी तक हमारा राइट है जब तक हम इसको सेल आउट नहीं कर देते, तो इसको हमारे उसमें शामिल होना चाहिए, अभी तक होना चाहिए, मगर अलग से हाईलाइट कर लिया जाए कि ये इन्वेंट्री किसी भी टाइम पे बिक सकती है, जो ऊपर हाईलाइट भी करता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी वीकनेसेस हो सकती हैं।
जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि साइन उन्होंने शीट पे किए हैं या नहीं किए। अच्छा, साइन करने से क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर ऐड हो जाता है। फिर मुझे पेन से लिखना चाहिए कि पेंसिल से? पेन से। पेन से लिखना चाहिए जिसको मिटाया ना जा सके। ओके, फेयर इनफ। तो प्लीज डू दिस। ऑटम 14, क्वेश्चन नंबर 5। पहला पॉइंट तो सिमिलर नहीं है जो उस सवाल में भी था। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेरी स्टाफ। टेम्परेरी स्टाफ को इतनी नॉलेज नहीं होने वाली। तीसरे में अगेंस्ट वो क्या यूज कर रहा है? प्री नंबर्ड काउंट शीट्स, वो तो ठीक है, मगर वहां पे बैलेंसेस उसने फिर से बता दिए जो कि बताने नहीं चाहिए थे। चौथे में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है टू इंश्योर कि ट्वाइस काउंट ना हो जाए, मगर वो कहते हैं कि आपस में ना राब्ते में रहना, हमारे पे ना रहना, राब्ते में रहना। तो यहाँ पे राब्ते रखने से बेहतर क्या है? मार्किंग कर लें, टैगिंग कर लें, और एंड पे साइन कौन कर रहा है? स्टोर इंचार्ज। किसको करने चाहिए? जो बंदे काउंट कर रहे हैं, ताकि उनको अकाउंटेबल किया जा सके। पी नंबर से मुराद है कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है तो उसके ऊपर ऑलरेडी नंबरिंग लगी हुई है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 एंड ऑनवर्ड्स। अब हमें यह पता है कि मैंने पेज 1 से पेज 5 आपको दिया हुआ है, पेज 6 से पेज 10 मेरे पास है, 11 से 15 तक भाई के पास है। तो जिसकी शीट मिस हुई हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं, जिसने शीट में डाटा गलत रिकॉर्ड किया हुआ हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ प्री नंबर्ड। हमें पता है कि इस रेंज का डाटा फला बंदे के पास है। डन है यहाँ तक? सर, टेम्परेरी स्टाफ, अब उसको नॉलेज कहाँ है? बाहर से मजदूर उठा के ले आए, अब कैसे पता उनको कि कौन सी इन्वेंट्री को कैसे काउंट करना है? तो आइडियली वो लोग होने चाहिए जो कि इन्वेंट्री काउंटिंग को समझते हो। कंपनी के अपने बेशक ना हो, मगर वो लोग हों जिनको इन्वेंट्री काउंट करनी आती है। कौन सा? प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर यूज्ड बाय द स्टाफ, ये तो अच्छी बात है, मगर विच कंटेन्ड कॉलम्स ऑफ इन्वेंट्री लेजर बैलेंसेस, उन्होंने कॉलम एक बनाया हुआ था जिसमें बैलेंस ऑटोमेटिकली उन्होंने ऐड किया हुआ था, जो कि बनता नहीं था। अच्छा, कर देंगे तो क्या होगा? वो चेक ही नहीं करेंगे, रिलैक्स हो जाएगा ज़्यादा। क्या ऐसे ही उठी सब टिक लगा रहा हूँ? अच्छा जी, कुछ मजीद चीज़ों को भी देख लेते हैं, अनफोल्ड कर लेते हैं। एक आपको सवाल देता हूँ, देखता हूँ आप कहाँ तक पहुँचते हैं। ये इस सवाल को ज़रा समझें, इस सवाल क्या कहना चाह रहा, कहाँ पे नेगेटिव भेजनी चाहिए, कहाँ पे नहीं भेजनी चाहिए। पहले आप ज़रा खुद सोचो, विचार करें। ये स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने हमसायों से मत पूछें, अपना काम खुद करना सीखें।
सवाल समझ आ रहा? आपने चारों शर्तें पूरी करनी है, जिसमें से उसने कुछ आपको बता दी हैं, कुछ आपने इस डाटा से निकालनी है। चलें, डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बताइए कितने हैं, और बैलेंस अगर मैं देखूं तो अच्छा है, ज़्यादा है। और अगर नेक्स्ट कॉलम देखें, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने लास्ट ईयर बैलेंस कंफर्म किया था 90%, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन रेट हाई है और रिस्क भी ज़्यादा है, वैल्यू भी ज़्यादा है, मगर क्वांटम कम है। तो यहाँ पे नेगेटिव अच्छी होने लगती है, पॉजिटिव भेजनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मुझे बताएं फॉर रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स में आए ज़रा, नंबर ऑफ कस्टमर कम है, बैलेंस अगेन ज़्यादा है और 83 जवाब आ चुके हैं, तो पॉजिटिव ही यहाँ पे भी जाननी चाहिए। नीचे कुछ बात और भी तो कर रहा है कि एफडीएल लो रिस्क क्लाइंट है, तो उसने वो शर्तें कुछ नीचे पूरी की हुई हैं, कुछ आपने यहाँ से निकालनी है। अच्छा, व्हाट अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स, व्हाट अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स? 20% लोगों ने लास्ट ईयर बैलेंस कंफर्म किया है। ट्वेंटी परसेंट ने लास्ट ईयर बैलेंस कंफर्म किया है, तो एक्सेप्शन रेट इतना भी लो नहीं है, 20% है। हम नेगेटिव भेजेंगे पॉजिटिव भेजेंगे? चले आए शर्तें पूरी करते हैं। क्या नेगेटिव के लिए पहली शर्त होती है कि क्वांटम ज्यादा और बैलेंस कम हो? ये पूरा हो गया। क्या नेगेटिव के लिए दूसरी शर्त ये होती है कि रिस्क कम हो और कंट्रोल्स टेस्ट हुए हो? ये यहां से पूरा हो जाता है। तीसरा, एक्सेप्शन रेट लो, इसमें एक्सेप्शन रेट लो है कि हाई? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रेस्टोरेंट के मुकाबले में देखूं तो लो है, मगर इतनी भी लो नहीं है। कंपैरेटिवली लो है, मगर इतनी भी लो नहीं है कि मैं एकदम से सुकून में आ जाऊंगी, वहां से जवाब नहीं आएगा। तो अगेन जब कंफ्यूजन हो तो क्या करें? में आप ये लिखेंगे कि भाई साहब बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं, अगर यहां पे जरूरत पड़ रही है नेगेटिव भेजने की तो हम नेगेटिव भेजेंगे, अदरवाइज हम क्या भेजेंगे? अच्छा, इसका एक अच्छा जवाब और भी है, एक सेकंड। इसका एक अच्छा जवाब और ये बनता है कि आप अगर गौर करें तो इन्होंने क्या बनाई हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये इंडिविजुअल कस्टमर की सिर्फ एक ही कैटेगरी जिसमें अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, तो इसको मजीद एक और सब कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है। वो कस्टमर्स जो जवाब नहीं देते वर्सेस वो कस्टमर्स जो जवाब देते हैं। तो अच्छा इसका रिप्लाई ये बन सकता है कि इसको मजीद आप एक और कैटेगरी में ब्रेक कर दें, फिर देखें नेगेटिव वाले कौन से और पॉजिटिव वाले कौन से। एंड व्हाट अबाउट होलसेलर्स? व्हाट अबाउट होलसेलर्स? क्वांटम ज्यादा मगर बैलेंस कम, क्वांटम ज्यादा है बैलेंस कम है, तो ऐसो को पॉजिटिव जाती है कि नेगेटिव जाती है? ऐसो को क्या भेजें भाईजान? पॉजिटिव हम कहाँ भेज रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रेस्टोरेंट को, जिसमें क्वांटम कम था बैलेंस ज्यादा था। यहां पर अगर आप गौर करें तो सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है और बैलेंस सबसे लोवेस्ट है इन दो के मुकाबले में। तो होलसेलर्स के लिए वो जो क्वांटम और अमाउंट वाली शर्त थी वो पूरी नहीं हो रही, तो यहां पे फिर कौन सी कंफर्मेशन जाएगी? पॉजिटिव की शर्त पूरी नहीं हो रही तो शर्त कौन सी जाएगी? नेगेटिव जाएगी। मगर आगे देखें तो 70% है, तो फिर वही चीज है कि आपको मे का सीगा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव भी भेज सकते हैं और
नेगेटिव भी भेज सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे रिस्क ज्यादा। ओके जी जी जी। तो 80% नहीं कर रहे, इस तरह भी देखी जा सकती है। देखें ओ जालमो, सवाल ये ना कि आपने नेगेटिव भेजना या नहीं भेजना। तो अगर आप उसको माइनस करके भी चल लें कि 90% कन्फर्म कर रहे हैं, तो इसका एक्सेप्शन रेट क्या है? 10%। मगर इस वजह से मैं पॉजिटिव भेजूंगा। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। इंडिविजुअल पे आ जाए तो फिर भी 20-80 एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है। 80% एक्सेप्शन रेट है ना, कि वो जवाब हमें नहीं दे रहे, मगर 20% दे भी तो रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप उसको तोड़ दें, उसी रेशियो में तोड़ दें। 80% की एक अलग कैटेगरी बना दें जो जवाब नहीं दे रहे, और 20% की बना दें जो जवाब दे रहे हैं। फिर उसमें देख लें कि 80 वालों को नेगेटिव भेज दें और 20 वालों को पॉजिटिव भेज दें। एब्सोल्यूट ना बताएं उसको, अल्टीमेटली फायदा आप ही को होगा। अच्छा, ये एक सवाल बस आखिरी देखते हैं। ऑस्ट्रिच लिमिटेड आपके पास आ रहा होगा ऑटम 19 में, इसमें भी तकरीबन वही बात है। 3 आपके पास चेन स्टोर्स हैं, 30 सुपरमार्केट है, 500 रेस्टोरेंट है, और 3 ऐसे बैलेंसेस हैं जो नेगेटिव में है। कहता है स्ट्रेटजी बताएं आप किस किस को कौन कौन सी कंफर्मेशन भेजेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस वालों को क्या भेजूं? पहली बात है भेजूं कि ना भेजूं? भेजें, क्योंकि उसने सैम्पलिंग में अलग से बताया हुआ है। तो अब कौन सी भेजूं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? यहां पे रिस्क कम है कि ज्यादा है? सर इसको पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसको पॉजिटिव, यहां पे रिस्क ज्यादा है। नेगेटिव बैलेंसेस इतनी आसानी से जनरेट नहीं होते। चेन स्टोर्स का क्या करूं? 3 हैं और बैलेंस भी अच्छे खासे हैं, पॉजिटिव। सुपरमार्केट पॉजिटिव, मगर रेस्टोरेंट नेगेटिव। मगर आपको नेगेटिव जवाब दिखें तो वो चारों शर्तें साथ बतानी हैं। ठीक है जी, कल मिलते हैं।